चंद किताबें होती हैं जिन पे आप कमांड अगर कर लेते हैं तो आरओ एआरओ नहीं, आप यूपी पीसीएस तक के एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अगर आप रिजल्ट या फिर प्रोसेस की अगर बात करेंगे तो मेरा ये मानना है कि आप प्रोसेस पर ध्यान दीजिए। अगर आप प्रोसेस 100% फॉलो करते हैं तो रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा ही आएगा। तरीका फॉलो करते चलिए, जितना कुछ सिलेबस है वो कंप्लीट करिए, विद इन टाइम करिए, तो प्रोसेस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन रिजल्ट। उसके बाद आप अपने तरफ से 100% एफर्ट दीजिए, क्योंकि जब भी आप अपने तरफ से अगर 100% एफर्ट देते हैं, रिजल्ट कुछ भी है नो मैटर, बट यू विल बी इन अ पोजीशन ऑफ हैप्पीनेस, और आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाएंगे उस एग्ज़ाम से, जो कि आपको आगे एग्ज़ाम्स में फ़ायदा करेगी। तो इसी सब बातों के साथ चलिए शुरू करते हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में। तो आरओ एआरओ एग्ज़ाम बेसिकली होता क्या है, इसका पैटर्न क्या है, कितने पेपर्स होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक वॉच करें सो दैट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, आप चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे, उसमें आपके सारे डाउट्स सारे कुछ क्लियर हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द चैनल। आरओ एआरओ एग्ज़ाम 2 स्टेज में एग्ज़ाम होता है, एक आपका प्री एग्ज़ाम होता है और एक आपका मेंस एग्ज़ाम होता है। तो फ्रेंड्स, प्री जो एग्ज़ाम होता है हम बेसिकली इसी पर चर्चा करेंगे, मेंस पे हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो जो प्री एग्ज़ाम होता है फ्रेंड्स, वो आपका एक ही दिन 2 पेपर होता है। एक फर्स्ट मीटिंग में आपका जीएस का पेपर होता है और सेकेंड मीटिंग में आपका हिंदी का पेपर होता है। तो दोनों पेपर अगर अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग भी होते हैं और काफ़ी कुछ आपको उसकी स्ट्रेटजी अलग से बना करके चलनी पड़ती है। उसके एग्ज़ाम्स की बात करें तो आपका प्रोबेबली जनवरी या फरवरी के स्टार्ट में या फिर एंड तक होने वाला है। तो अगर एक मोटा मोटी समय लेकर के चलें तो आपको 100 एंड 120 डेज़ के आसपास का समय है। और फ्रेंड्स, आप बिलीव करिए इतना समय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपका जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें मैंने बताया फर्स्ट एक पेपर आपका हिंदी का और एक पेपर आपका जीएस का होता है। तो जो हिंदी का पेपर होता है उसमें आपको 60 क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, उस 60 क्वेश्चन को आप 1 घंटे में आपको करना होता है और ये आपका 60 मार्क्स का होता है। और यहाँ पर आप 50+ मार्क्स बड़े आराम से आउट ऑफ 60 ला सकते हैं। सो जो टॉपर्स होते हैं या फिर जो सिलेक्टेड बंदे होते हैं वो 55 to 58 के रेंज में नंबर लाते हैं 60 में। वहीं बात करें अगर जीएस की, तो जीएस में आपका 140 क्वेश्चन होता है, ये आपका 2 घंटे का पेपर होता है सुबह में और ये आपका 140 मार्क्स का होता है। और इसमें आप 75 to 80+ अगर मार्क्स ला रहे हैं आउट ऑफ 140 तो ये आपका बहुत कुछ निर्धारित कर देगा। आपका एग्ज़ाम जो है वो आपको एक दूसरे लाइन में खड़ा जरूर कर देगा। और आपको ये देख के लग रहा होगा कि 75 to 80 मार्क्स लाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, पर यह डिफ़िकल्ट है नहीं। बस आपको कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान देनी होंगी, कुछ बेसिक किताबें होती हैं उनको पढ़ना होगा, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने होंगे और कुछ 1-2 टेस्ट भी ज़रूर देना होगा। तो इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। उसके पहले हम ये देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। 140 मार्क्स का जीएस हो गया और 60 मार्क्स का हिंदी हो गया। सो टोटल जो हो जाता है वो पूर्णांक 200 नंबर का बनता है और 200 में से आपका कट ऑफ कम से कम 129 या 122 के आसपास जाता है। ये जनरल का कट ऑफ है, ये 2016-17 के आसपास के आंकड़े हैं। तो आपका जो सेफ स्कोर होना चाहिए, जो आप टारगेट कर सकते हैं, वो 130 और 140 के रेंज में अगर आप टारगेट करते हैं तो सेफ स्कोर माना जाता है। ये जो सिलेबस होता है वो क्या होता है, तो सबसे पहले आपका जीएस में होता है वो तमाम सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका सामान्य विज्ञान साइंस हो गया, भारत का इतिहास जिसमें एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री आता है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कल्चर, एग्रीकल्चर। तो इन सारे सब्जेक्ट्स के मैं आपको भी सोर्सेज भी बताने वाला हूँ कि आपको ये सारे कुछ कहाँ से करना है, ठीक ना। उससे तो आपका सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी रीजनिंग और यूपी स्पेशल 2 एक्स्ट्रा चीज़ होते हैं जीएस के अलावा। बाकी सारा कुछ आप जो जीएस में अमूमन पढ़ते हैं वही सब कुछ है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हिंदी के क्वेश्चंस के बारे में, हिंदी का पेपर कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, हिंदी का जो पेपर होता है उसमें 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं। उसके 55 मार्क्स के आसपास लाना ये इसीलिए ईजी हो जाता है क्योंकि इसका सिलेबस बहुत छोटा है। आपका विलोम शब्द है जिसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि है, अनेक शब्दों के एक शब्द है, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष एवं विशेषण, पर्यायवाची शब्द।
इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करके जाना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा है आपका यूथ पब्लिकेशन। तो यूथ पब्लिकेशन की बुक कैसे होती है वो भी आपको दिखाता। तो फ्रेंड्स, यूथ पब्लिकेशन की बुक आपकी कुछ इस तरह होती है। हालांकि ये यूपी पीसीएस की है, बट ऐसे ही आपको आरओ का भी बुक लेना है, और इसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस देने होते हैं, और आपको कुछ कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, वही सारा कुछ करना होता है बस। तो इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ईयर वाइज दिए रहते हैं, जैसे ये दिया है। इसी तरह आपको आरओ एग्जाम का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा इसी फॉर्मेट में दिया होता है। आपको बस उसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो होते हैं, कीवर्ड हो गए या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, तो उसको आप हाईलाइट कर लीजिए और उसको बाद में रिवीजन के लिए रख लीजिए। सिर्फ आपको बाद में रिवीजन सिर्फ वही उतना हाईलाइट पोर्शन ही करना होता है रिवाइज, अदर चीज़ें नहीं पढ़नी होती हैं। इंपॉर्टेंट है कि इसके सिलेबस में क्या क्या होता है, क्या क्या हमें पढ़ना होता है, कैसे हमें पढ़ना है, कितने दिन में क्या कंप्लीट करना है, और क्या क्या हमारे पास सोर्सेज होनी चाहिए। यानी 13 से 15 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से, इंडियन ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन। सो जिस हिसाब से क्वेश्चन का वेटेज बढ़ेगा, जिस हिसाब से क्वेश्चन का भारांक बढ़ेगा, उस हिसाब से आपको फोकस भी उस सब्जेक्ट पे उतना ही ज़्यादा करना है और उतना ही पहले करना है। सो टारगेट क्या होना चाहिए कि जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें 13 से 15 क्वेश्चन आते हैं एवरेज में, और इंडियन ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 14 क्वेश्चन, यूपी स्पेशल से 17, पॉलिटी से 8 से 10, करंट अफेयर से 19, एग्रीकल्चर से 10, मेडिवल हिस्ट्री से 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, सेंसस जो कि जनगणना से अमूमन 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट ही होता है। कैसे करना है अभी आपको बताते हैं। उसके पहले आप जान लीजिए कि वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व भूगोल संसाधन, यहाँ से आपका 5 क्वेश्चन आता है। साइंस से आपका 6 क्वेश्चन आता है। साइंस कंप्यूटर से भी आपको 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं, चूंकि सिलेबस में कंप्यूटर दिया गया है इसलिए 2 से 4 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से भी मिलेंगे। एंशिएंट से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। इकोनॉमिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। 2-3 सवाल आते हैं। यूपी स्पेशल की कोई स्कीम हो गई या फिर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, वहां से भी आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको बुक्स एंड एथर्स के बारे में 2 से 3 सवाल जरूर आते हैं, बट इसके लिए लोड नहीं लेना है। ये सब मिसलेनियस टॉपिक है, अगर आया तो आया, नहीं आया तो फिर नहीं ही आता है, फिर आप उसके लिए कुछ भी पढ़ लीजिए। हालांकि इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको लूसेंट वगैरह से कवर करनी है, बट वो अभी हम आपको आगे बताते हैं कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले हमारा जो पहला फोकस होना चाहिए वो मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर होना चाहिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन का वेटेज काफ़ी है, ज़्यादा सवाल यहाँ से आते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले स्पेक्ट्रम अगर पढ़ रहे हैं तो वो स्पेक्ट्रम भी बढ़िया रहती है आपके लिए, या अगर आपने स्पेक्ट्रम अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप घटना चक्र की ले सकते हैं, घटना चक्र भी पढ़ सकते हैं और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो आप स्पेक्ट्रम पढ़िए और या तो आप घटना चक्र और लूसेंट ये दोनों पढ़िए, ठीक ना। उसके बाद कितने दिन अभी पढ़ने हैं अभी उसको भी आपको आगे बताते हैं। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत के भूगोल में 20 क्वेश्चन आते हैं, जो कि वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। सो यहाँ पर क्वेश्चन आपके जैसे कुछ मैपिंग से आ गए, इसके लिए आपको घटना चक्र की बुक आती है, आप घटना चक्र पढ़ लीजिए, घटना चक्र। उसके अलावा आप 11th और 12th की एनसीईआरटी अगर पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़े हैं तो कम से कम 1 से 2 बार आप उसको जरूर देख लीजिए। उसके साथ ही साथ आपको कुछ मैपिंग का भी देखना होगा। मैपिंग में जैसे मैप आप ऐसे ओपन कर लीजिए, जैसे आपका हो गया मैपिंग में बारे में इंडिया के सारे दर्रों के बारे में पता करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये रहता है कि आपकी मैप की बुक खोल लीजिए। उसके बाद आप पूरे इंडिया का जो नक्शा है उसमें बना लीजिए। उसके बाद आप इम्पोर्टेंट जगह पे जहाँ जो दर्रा है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सो ये आपको रिवीजन करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, काफ़ी अच्छा रहता है आपको लास्ट मिनट में रिवीजन करने के लिए। देखिए, रीजनिंग के लिए आपको कोई वो एक पर्टिकुलर कोई सोर्स नहीं है, लेकिन आप डेली 2 घंटे, आप कम से कम डेली 2 घंटे आप इसमें दीजिए, क्योंकि आप रीजनिंग जो है वो जीएस का पार्ट है, और अगर रीजनिंग के आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं इसका मतलब आपका जीएस का पेपर अच्छा होने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं यूपी स्पेशल के बारे में। यूपी स्पेशल में तकरीबन 17 से 18 क्वेश्चन आते हैं। सो इसके लिए भी आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो यूपी स्पेशल के लिए आप या तो परीक्षा वाणी की बुक आती है वो कर सकते हैं, या फिर एक राकेश सारस्वत की बुक आती है। दोनों में जो भी आपको अच्छा लगे डिटेल में वो कर लीजिए, और
इसके कितना दिन अभी एलोकेट करना है वो भी हम आपको बताते हैं। पॉलिटी की बात आती है तो पॉलिटी में अगर आपने लक्ष्मीकांत किया है तो काफ़ी बेस्ट है, फिर आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका नहीं हुआ है पॉलिटी में तो आप लूसेंट भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप घटना चक्र की भी बुक है वो भी देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद आप आइए करंट अफेयर्स पे। तो करंट अफेयर्स का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट ये आपको लास्ट में करना होता है। लास्ट इन द सेंस कि आपको 1-2 महीने हो जाए, उसके पहले आप अपना बेसिक कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आते हैं एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर में आपका जो भी आंकड़े होते हैं, जो भी डेटा होता है, इकोनॉमिक सर्वे का आता है वो 1 दिन में हो जाता है। हिस्ट्री आता है, मेडिवल हिस्ट्री में आप 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, बट इसके लिए सिर्फ एक सोर्स है, वो भी आपकी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी वो शायद 11th या 11th की है, सिर्फ वही इतना करना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन मेडिवल के जो भी आते हैं वो या तो एनसीईआरटी से हो जाएंगे और नहीं तो आप कुछ भी पढ़ लीजिए, कहीं से भी नहीं होंगे। तो अप्रोच बहुत सीधी होना चाहिए, जिस हिसाब से क्वेश्चन का डिमांड है वो उसी हिसाब से पढ़ाई करना है। जो जनगणना होती है ये आपकी लूसेंट से हो जाती है, और लास्ट में कुछ वीडियोज भी आते हैं यूट्यूब पे, तो वो भी आप कर सकते हैं। ज्योग्राफी यानी विश्व भूगोल से भी 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि आप बताइए कर्क रेखा किस किस देश से होकर के गुजरती है, या फिर इस महाद्वीप में ये कौन सी पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, किस जगह पे है। या फिर कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि सपोज करिए कोई एक देश है, उसके बाउंड्री पे जितने देश हैं उनके नाम बताइए। जैसे यूक्रेन के चारों ओर जो घेरे हुए देश हैं उनका कैसे करना है, उनके देशों के नाम आपको जानने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी इजी होते हैं। उसके लिए भी आपको शॉर्ट नोट्स टाइप का बना लेना चाहिए, जैसे कोई इस तरह मैंने बनाया है। तो ये चिट्टा आप बना लीजिए। जैसे होता क्या है, आप पहले देश लिख लीजिए, उसके बाद जो जो बाउंड्रीज में देश लग रहे हैं उनके बना करके उनके भी नाम लिख लीजिए। तो ये आप कर सकते हैं। कुछ नदी वदी के बारे में आता है कि ये नदी मेकोंग नदी कहाँ पे बहती है, इस सब टाइप के। और कुछ राजधानी के बारे में आता है कि जो भी दक्षिण पूर्वी एशिया के जितने देश हैं उनकी राजधानी आप दक्षिण से उत्तर की ओर लगाइए, अरेंज करिए, या फिर पूरब से पश्चिम की ओर अरेंज करिए। सो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन होते हैं। सो ये भी हो जाएगा आपका, इसके लिए परेशान मत होइए। उसके बाद आते हैं हम साइंस पे। साइंस का जो भी है मटेरियल आपका, वो है आपका सिर्फ और सिर्फ लूसेंट, और लूसेंट से काफ़ी कुछ कवर अप हो जाता है। उसके बाद आपको बायो के लिए, स्पेशली जो इसमें बायो होती है, उसके लिए आपको घटना चक्र देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो हो वो डायरेक्ट फंस जाते हैं। तक कवर हो गया। कंप्यूटर पे आते हैं। कंप्यूटर से 2 से 4 क्वेश्चन हो गए। कंप्यूटर से भी बेसिक सवाल आते हैं, जैसे आपको बाइट क्या है, उसके बाद कंप्यूटर के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, एक जीबी में कितने एमबी होते हैं, इस सब टाइप के कन्वर्ट जो किया जाता है बाइनरी नंबर को, ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो भी 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं, पता होना चाहिए। उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री से जो भी है वो 1 से 2 क्वेश्चन आता है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी किया है 11th या 12th की, तो वो मोर देन इनफ है, उसके ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद इकोनॉमिक्स में आते हैं। इकोनॉमिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो आपने जैसे अगर बजट किया हुआ है, बजट के कुछ कुछ फैक्ट अगर आपने किया हुआ है तो वो इनफ है। उसके बाद आप 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है उसमें 12th वाली एनसीईआरटी आपको करना है इकोनॉमिक्स के लिए। 11th में अगर आपने पढ़ा है, बेसिक कंफर्म है, तो 11th की मत पढ़िए, सिर्फ 12th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। उसके बाद स्कीम में आते हैं। तो स्कीम में सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, वो भी आपको इन्हीं सब डेटा से हो जाएगा, एग्रीकल्चर के डेटा से हो जाएगा। उसमें बुक्स और एथर्स पे, तो ये सारा कुछ आपका मिसलेनियस टॉपिक हो जाता है, जो कि लूसेंट में कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका टाइम टेबल। अगर आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है तो ऑल द बेस्ट। बस उसमें आप देख लीजिएगा कि कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत तो नहीं है, कोई मिस तो नहीं किया है आपने। उसके बाद अगर आप टाइम टेबल की बात करें तो पेपर 1 जो है आपका जीएस, उसके लिए आपको जो सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उसको आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो आपको इसको 8 से 10 दिन में फिनिश करना है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल, ये भी 8 से 10 दिन में फिनिश करना है। रीजनिंग की बात आती है तो रीजनिंग के लिए आपको डेली 2 घंटे डेली प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट हैं जो कि आपको अगर आते हैं तो कोई इशू नहीं है, अगर नहीं आता है, कोई इशू है आपका, तो अभी से आप 2 घंटे उसमें देना शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी कमांड अच्छी पकड़ अच्छी बन जाए इस पर। पॉलिटी के लिए आपको 10 से 12 दिन के अप्रॉक्स में देना है। बेस्ड ऑन आपकी प्रिपरेशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें समय कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपने अनुसार इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं।
उसके बाद आपका यूपी स्पेशल आता है। यूपी स्पेशल में काफ़ी ध्यान देना है। ये इसके लिए आप अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन का समय ले लीजिए। 10 दिन में आपको ये कंठस्थ हो जाना चाहिए। इसमें भी आपका कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इन्हीं दिनों में आपको इनको बीच बीच में एक रिवीजन भी कर लेना है बीच में, ठीक ना। जैसे आपने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगर 10 दिन दिया है तो आप जो दिन भर में पढ़िए या फिर जो पूरे हफ्ते पढ़िए या 4 दिन जो पढ़िए उसको लास्ट में एक दिन बैठ के पूरा रिवाइज कर लीजिए, तो इसमें आपकी कमांड अच्छी बनेगी। उसके बाद एग्रीकल्चर जो आता है, एग्रीकल्चर के आप लगभग एक दिन में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ डेटा ही होता है, आंकड़े ही होते हैं, वो आप एक दिन में कर सकते हैं आराम से। उसके बाद आपका आता है मेडिवल हिस्ट्री और साइंस, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स और विश्व भूगोल। सो मेडिवल हिस्ट्री के लिए भी आप 1-2 दिन में इसमें अपने अकॉर्डिंग समय ले सकते हैं। बात करते हैं साइंस की, जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें आप 10 से 15 दिन समय दीजिए। उसके बाद बायोलॉजी में एक्स्ट्रा आपको 4 से 5 दिन का समय देने की ज़रूरत है। बायोलॉजी से आते हैं जैसे कि कौन सी एसिड किस चीज़ में पाया जाता है, दूध में कौन सी एसिड पाया जाता है, अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। ये आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा, घटना चक्र में भी मिल जाएगा। सो कहीं से भी करिए और रिवीजन खूब करिए दबा करके, ये इसका ट्रिक है अल्टीमेटली। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में 5 से 6 सवाल आते हैं। उसके बाद 5 से 6 दिन आपको देना है। फिर विश्व भूगोल में आपको 5 दिन मैक्सिमम देना है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। सो आप कोई एक दिन लेकर के 2 दिन बैठिए इसको एटलस, और उसमें से आप इम्पोर्टेंट टाइप चीज़ें जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा रही हैं उसको नोट डाउन करते चलिए। आप एक चिट बनाते चलिए ताकि आपको लास्ट में रिवीजन करने के लिए प्रॉब्लम ना हो। तो बीच बीच में आप पिछले साल के पेपर भी देखते रहिए। और उसके बाद आपके कुछ मिसलेनियस टॉपिक हैं, जैसे कि आपका हो गया जनगणना हो गया, सेंसस, या फिर बुक्स और उसके अथर्स, एंशिएंट हिस्ट्री, कंप्यूटर। तो ये सब कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो एक मिसलेनियस टॉपिक ये बन जाता है आपका। तो आप इसको मैक्सिमम 10 डेज दे सकते हैं, उसके अंदर ही इसको फिनिश करने की पूरी कोशिश करिए। सबसे बड़ा इशू आता है कि करंट अफेयर कितने दिन का करना चाहिए। तो देखिए लगभग 9 से 10 महीने का करना होगा, और एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले तक तक किया जाना चाहिए। लगभग अगर आप सपोज करिए जनवरी में आपका एग्ज़ाम है तो नवंबर तक आप कर लीजिए उसको, या अक्टूबर लास्ट तक। तो इसके लिए आपको बेसिकली अप्रैल से नवंबर तक करना होगा। सो ये लास्ट में कई मैगजीन आपकी घटना चक्र की, दृष्टि की, ये सब आती हैं। 20 दिन अगर आप मैक्सिमम मान लीजिए, तो 20 दिन के अंदर आपको पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है। तो करंट अफेयर्स में जैसे आपके स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आ गए, पर्सन इन न्यूज में आ गया, अवार्ड्स के आ गए, और कुछ मेजर स्कीम्स हैं, इसी सब पे आता है। तो इसकी की बात करें तो ये पूरा प्लान अप्रॉक्सीमेटली 120 दिन के आसपास का है। जो भी एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब बात आती है अब इसके बाद क्या करें। इतना कंप्लीट करने के बाद, तो इतना कंप्लीट करने के बाद आपका सेकंड पेपर आता है जो कि है हिंदी का। तो हिंदी के पेपर में आपको अगर सोर्सेज की बात करें कहाँ से करना है, सो बुक सारी अच्छी हैं, आपका जो इसमें जो इंटरेस्टेड हो या जो मन करे आपका वो कर सकते हैं। सो हिंदी के लिए कोई एक्स्ट्रा समय नहीं है, आपको डेली करते जाना है, क्योंकि यही एक सब्जेक्ट है जो आपको जंप कराएगा एग्जाम में। अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो उसमें हिंदी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। तो हिंदी के लिए आपको डेली कम से कम 2 से 3 घंटे डेली आपको देना है। आप इसको समय देते हैं तो आपको बीच बीच में रिवीजन करने का, और बीच में सारे लगभग 5-6 चैप्टर हैं उनको आप 2 से 3 बार आराम से कर सकते हैं। और साथ में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप जरूर देखते रहिए हिंदी के। तो इतना कुछ करने के बाद अब आपके पास अभी भी लगभग कितना दिन का समय बच जाएगा। ये 120 दिन का प्लान है, बट ये अभी अप्रोक्सीमेटली अभी आपके पास 30 से 40 दिन का समय भी बचा है। तो उसके लिए आपको लास्ट में क्या करना होगा, लास्ट में आप 10 से 15 दिन का समय आपके पास है। 10 से 15 दिन का समय लीजिए और आप इसमें के टेस्ट भी लगाते रहिए। अब आर की मार्केट में काफ़ी टेस्ट भी आती हैं, तमाम ऑनलाइन भी आता है टेस्ट, तो आप कहीं से भी दे सकते हैं। उसका टेस्ट जो है वो आप उसी टाइम बाउंड मैनर में दीजिए। अगर 2 घंटे का टेस्ट है तो 2 घंटे में दीजिए, 1 घंटे का है टेस्ट तो 1 घंटे में ही दीजिए। पर टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। ये जैसे ही आपका दोनों पेपर्स कंप्लीट हो जाए, 1-2 बार रिवीजन हो जाए, उसके बाद आप कम से कम 10 से 15 दिन टेस्ट ही दीजिए, जितना दे पाइए। उसके बाद आपके पास जो लास्ट के 10 दिन बचते हैं, यानी कि
अब आपको एग्ज़ाम से सिर्फ 10 दिन रह गया है या 12 दिन या 15 दिन जो भी रह जाता है, उसमें आपको सिर्फ दबा करके रिवीजन करना है। और रिवीजन क्या करना है, जो आपने हाईलाइट किया है, हाईलाइटेड पोर्शन है, या फिर जो आपने चिट बनाया है, सो चिट्टाफिकेशन जो होता है उसका आप रिवीजन करिए। बस यही इतना आपको करना है। जितना आपने टाइम टेबल बनाया है उस टाइम टेबल को पूरी तरह से फॉलो करते रहिए। आप अगर पूरा टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट जो है उस पर आप रिवीजन भी करते जा रहे हैं, बीच बीच में क्वेश्चन पेपर भी पिछले साल का देखते जा रहे हैं, तो आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल पे जाएगी और आप एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर लेंगे। और बिलीव करिए ये एग्ज़ाम काफ़ी इजी है। लोग इसी कोचिंग के चक्कर में कि ये कोचिंग कर लें, वहाँ कर लें, ये मटेरियल पढ़ लें, वो PDF पढ़ लें, इसी चक्कर में रह जाते हैं, इसीलिए उनका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है। सो आप इस बीच में ना खेलिए मत, आप सिंपली एक किसी की भी स्ट्रेटजी फॉलो करिए। बहुत यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, मार्केट में है, तो जिसका भी आप फॉलो करते हैं ईमानदारी से फॉलो करिए और अपने ऊपर विश्वास बनाना बहुत ज़रूरी है। ये मान के चलिए कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं तो ये निकल जाएगा या फिर इसमें हम कुछ अच्छा कर लेंगे। उसके बाद अपने सोर्सेज पे बिलीफ रखिए कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कुछ दिन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, फिर आप उसको छोड़ करके मार्केट में कोई नई किताब आ गई वो पढ़ने चले गए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कोई भी एक सोर्स पढ़िए, स्पेक्ट्रम या फिर लूसेंट, मतलब घटना चक्र, कोई भी किताब जो भी आपको अच्छी लग जाए, जो भी आपको पढ़ने में लगे अच्छा, या जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं, NCERT भी हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसको आप उस पर अपना 100% दीजिए ईमानदारी से और वही एक फॉलो करते रहिए। उस पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। अगर खुद पर विश्वास है आपको तो आप कोई भी जंग फतेह कर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो विश्वास अपने ऊपर बनाए रखिए और सारा कुछ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से और आप अच्छा करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।